हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए ब्रिटिश पोइट विलियम ब्लैक की और विलियम ब्लैक की एक पोयम लंदन के बारे में। तो इससे पहले हम बात करें विलियम ब्लैक की पोयम लंदन के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा सा हम विलियम ब्लैक के बारे में। विलियम ब्लैक की अगर हम बात करें तो विलियम ब्लैक जो थे एक ब्रिटिश पोइट थे। विलियम ब्लैक का बर्थ ईयर था 1757 और इनकी डेथ हुई थी इन द ईयर 1827। ठीक है, ये एक इंग्लिश पोइट थे, एक इंग्लिश आर्टिस्ट थे। और क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड करी थी, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, विलियम ब्लैक को एक रोमांटिक पोइट भी कहते हैं। ही इज कॉल्ड टू बी द फर्स्ट रोमांटिक, है ना, फर्स्ट रोमांटिक उनको कहते हैं। रोमांटिक पीरियड हम सबको बता रहा है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो 1798 से लेकर 1832 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, रोमांटिक पीरियड कहते हैं। विलियम ब्लैक ने अपने जीवन को जिया और बहुत सारा समय इन्होंने कहाँ बिताया, अपने लंदन के अंदर बिताया। और लंदन के अंदर जब इन्होंने अपना बहुत सारा समय बिताया तो लंदन से ये बहुत भली भांति परिचित हो गए और इन्होंने लंदन में फैले हुए ग्रीड को देखा, लालच को देखा, सोशल इनइक्वालिटी को देखा, सामाजिक असमानता को देखा। और उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा ये जो लंदन शहर है वो करप्ट हो चुका है, वो भ्रष्ट हो चुका है ना, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो चुका है। वो लंदन शहर जो वेल डेवलप्ड नेशन में कहा जाता था, वो लंदन शहर जो वेल डेवलप्ड सिटी कहा जाता था, शहर के सबसे सुंदरतम शहरों के अंदर गिना जाता था, जिसकी सिविलाइजेशन को हम कल्चर्ड सिविलाइजेशन कहते थे, वो लंदन शहर पूरी तरीके से ग्रीड की चपेट में आ गया, भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया। जहाँ देखो वहाँ सोशल इनइक्वालिटी नज़र आ रही थी। वो हमारे किसको दिखाई दी, विलियम ब्लैक को दिखाई दी। दूसरी, विलियम ब्लैक ने किसकी बात करी है, विलियम ब्लैक वॉज अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द वुमेन। महिलाओं के ऊपर जो शोषण होते हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, महिलाओं को जिस तरीके से उनके सोशल राइट से डिवॉइड कर दिया जाता है, उनकी बात करी। और इन्होंने महिलाओं के इक्वलिटी का सपोर्ट किया। विलियम ब्लैक की बात करें तो वो एक एंटी मोनार्की भी थे, यानी राजतंत्र के खिलाफ थे। और वो क्या चाहते थे कि इस राजतंत्र को हमें हटाना है, और राजतंत्र को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो उनको ये लगा कि रिवॉल्यूशन इनएविटेबल है, इनएविटेबल यानी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकेगा, राजतंत्र को आप पलट नहीं पाओगे, इसलिए उनको ये उस समय की आवश्यकता लगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम करते हैं वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसपे हमारी ये पोएम लंदन भी सेंटर्ड है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी का वो दौर था जब इंग्लैंड दूसरे देशों से काफ़ी आगे निकल रहा था। इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों के अंदर उद्योगों की स्थापना हो रही थी और वो उद्योग के कारण इंग्लैंड को जो है अपने मॉनेटरी गेन्स हो रहा था, बहुत सारा पैसा जो था इंग्लैंड के अंदर आ रहा था, तो बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई और इंग्लैंड क्या बन गया, इंडस्ट्रियल पावर बन गया। अब इंडस्ट्रियल पावर बन गया तो ये सारे शहर जो थे उनके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी गई, कारखाने लगा दिए गए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कंट्री साइड यानी गांवों से लोगों ने कहाँ की ओर पलायन किया, गांव से लोग शहरों की तरफ आए। शहरों की तरफ आए तो शहर पे जनसंख्या का दबाव बढ़ा, शहर पे जनसंख्या का दबाव बढ़ा तो लोगों के अंदर क्या हुआ, दो वर्ग बने, एक धनवान वर्ग बन गया और दूसरा गरीब वर्ग बन गया। जो गरीब या लेबर क्लास जिसे हम कहते हैं, उन गरीब और लेबर क्लास का शोषण होने लगा। ठीक है, तो इसी के कारण से क्या हो गया, पूरा का पूरा लंदन शहर पूरे उद्योगों की, कल कारखानों की स्थापना हो जाने के बाद फैक्ट्रीज से जो काला धुआं निकलता था, फैक्ट्रीज से जो कार्बन निकलता था, सूट निकलता था, पूरा का पूरा लंदन शहर उससे पट गया। तो वो शहर लंदन जो सबसे सुंदरतम शहरों के अंदर काउंट था विश्व के, वो शहर लंदन जो सबसे बढ़िया शहर कहा जाता था, सबसे अप टू डेट शहर कहा जाता था, सबसे वेल डेवलप्ड शहर कहा जाता था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ड्रॉबैक्स उसमें साफ झलक से दिखाई देने लगी। अब बात करते हैं इनकी पोएम लंदन के बारे में। लंदन की अगर हम बात करें तो लंदन जो पोएम है, इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ द 1794। देखो, इनमें विलियम ब्लैक का एक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से पोएम्स का कलेक्शन है। ठीक है, दो कलेक्शन है इनके पोएम्स के, एक तो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर लंदन जो पोएम है वो पब्लिश्ड हुई थी कब, इन द ईयर ऑफ द 1794। अब ये पोएम किसको बयां करेगी, ये पोएम बयां करेगी पर्सनल एक्सपीरियंस को, विलियम ब्लैक के पर्सनल एक्सपीरियंस को बयां करेगी कि जब वो लंदन में घूमते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है। तो देखते हैं इस पोएम को क्या कहना चाहता है पोइट इसके बारे में। तो पोइट कहता है, आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टर्ड थेमस डस फ्लो एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट द मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो।
देखो कितनी बढ़िया बात कही। आई वॉन्डर कि कभी हमारा घूम रहा है, द पोइट इज वॉन्डिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन की गलियों के अंदर पोइट घूम रहा है। और जब वो लंदन की गलियों के अंदर घूम रहा है तो उसको लंदन की गलियां कैसे नजर आ रही है? चार्टर्ड। ठीक है, अब इस चार्टर्ड पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चार्टर्ड का यहाँ पे क्या अर्थ लगता है। देखो 1700 के अंदर एक कानून पास हुआ, 1700 ईस्वी में एक कानून पास हुआ, और उस कानून के हिसाब से जो वेल्दी लोग थे, मोस्ट ऑफ द सिटी की लैंड जो थी, इंग्लैंड की लैंड जो थी, उन वेल्दी लोगों को दे दी गई उनके ऑक्यूपेशन के लिए या फिर उनके पर्सनल यूज के लिए। वोटिंग राइट्स जो थे वो भी वेल्दी लोगों के पास थे, जिनके पास पैसा होता था केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, दूसरे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो जो वर्किंग क्लास था, जो लेबर क्लास लोग थे, वो क्या हो रहे थे? बेचारे शोषित हो रहे थे। इसी कारण से हमारे जो विलियम ब्लैक है, उन विलियम ब्लैक को लंदन की गलियां कैसी नजर आई? चार्टर्ड नजर आई, गंदी नजर आई। ठीक है, तो यहाँ पे चार्टर्ड का अर्थ क्या हो गया? गंदी हो गई। कहाँ पे है ये लंदन शहर? नियर वेयर द चार्टर्ड थेमस डज फ्लो। अब थेमस नदी को हम सब जानते हैं, थेमस इज ए वेरी पायस रिवर। जैसे हमारे यहाँ गंगा को पूजा जाता है, गंगा पवित्र नदी मानी जाती है, वैसे ही लंदन के अंदर किसको? थेमस को पवित्र नदी माना जाता है। लेकिन वो नदी भी कैसी हो सकती है? गंदी, गंदी हो चुकी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही है, वेल्थी लोगों ने उसके आसपास के एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया है। फैक्ट्रीज का काला धुआं या फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके अंदर छोड़ा जा रहा है। तो इस कारण से वो लंदन भी क्या हो चुकी है? पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है। जो फ्लो का मतलब क्या हो? स्वतंत्र रूप से बहना। ओके, यानी लिबर्टी भी वहां से निकल चुकी है इंग्लैंड के अंदर से, और क्या हो चुके हैं? सारा लंदन शहर, लंदन की गलियां, चाहे लंदन की ये नदी, थेमस नदी, ये सारी की सारी क्या हो चुकी है? पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है। और वो कहता है पोइट कि आई मीट, मैं जिस लोगों से भी मिला मैंने क्या देखा? हर व्यक्ति के चेहरे पे मार्क इन एवरी फेस मार्क्स ऑफ वीकनेस। वीकनेस यानी कमजोर दिखाई दिया। कमजोर कैसे? उसके पास सोशल राइट्स नहीं थे। कमजोर कैसे दिखाई दिया? उसके पास सोशल इक्वलिटी नहीं थी। कमजोर कैसे दिखाई दिया? वो अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता था, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो हर आदमी जो था, लेबर क्लास, सर्विस क्लास व्यक्ति, उसके चेहरे पे कमजोरी के, वीकनेस के निशान और मार्क्स ऑफ वो का मतलब क्या होता है? वो का अर्थ होता है सोरो। उनके चेहरे पे सोरोफुल मार्क्स दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पे उदासी, पेल हो रखे थे उनके चेहरे, है ना। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ के अंदर वो लंदन की बात कर रहा है कि लंदन जिसको हम वेल डेवलप्ड सिटी कहते हैं, लंदन जिसको हम अप टू डेट सिटी कहते हैं, लंदन जिसकी जनरेशंस को या सिविलाइजेशन को हम क्या वेल कल्चर्ड सिविलाइजेशन मानते हैं, एक्चुअली में हकीकत में वो ऐसी नहीं है। हर गली उसकी गंदी है। पवित्र नदी थेमस पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है। हर चेहरा, हर व्यक्ति जिससे हमारा कौन मिला? विलियम ब्लैक मिला। वो हर चेहरा उनको कैसा दिखाई दिया? बड़ा कमज़ोर सा दिखाई दिया, जिसके पास कोई राइट्स नहीं थे। और हर चेहरे पे उनको दुखों के निशान दिखाई दिए, पेल चेहरे दिखाई दिए, सोरोफुल चेहरे दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर से हंसी गायब हो चुकी थी। फिर वो बोलते हैं इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? हर व्यक्ति दर्द से चिल्ला रहा था, हर व्यक्ति चिल्ला रहा था, यानी हर व्यक्ति परेशान था, हर व्यक्ति चिल्ला रहा था। इवन द इन्फेंट्स, जो नवजात बच्चे थे, जो जन्म रहे थे, उनको भी डर था, और डर के कारण वो भी चिल्ला रहे थे। तो हर आवाज़ के अंदर उसने कहीं ना कहीं चिल्लाहट सुनी, दुखों की चिल्लाहट सुनी, डर की चिल्लाहट सुनी। इन एवरी बैन यानी क्या होता है? नियंत्रण करना, कंट्रोल में कर लेना। जितने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, जितनी बाध्यताएं लगाई हुई थी, लिमिटेशंस लगाई हुई थी, वो सब कैसे दिखाई दिए उनको? द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स आई हियर। द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स का मतलब क्या होता है? रूल्स मेड बाय द ह्यूमंस और द सोसाइटी। अब देखो कितनी बढ़िया बात कही कि देखो हमने क्या किया था? हमने इस सोसाइटी का निर्माण किया था, हमने इस समाज को बनाया था, और इस समाज को बनाने से, इस सोसाइटी को निर्माण करने से हमारा क्या उद्देश्य था? कि हम एक वेल ऑर्डर्ड वे में अपने जीवन को चलाएंगे, अपनी लाइफ को चलाएंगे। हमने सोसाइटी का निर्माण किया था किस बेस पे? प्यार के बेस पे, लव के बेस पे। हमने सोसाइटी का निर्माण किया था जॉय यानी आनंद के बेस पे। हमने सोसाइटी का निर्माण किया था फ्रीडम, सभी के लिए फ्रीडम आएगी, इक्वलिटी आएगी, है ना। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन क्या हो गया? इंसान ही इंसान के लिए नियम बना रहा था। ठीक है, हमने क्या करें? हमारे पास 3 पावरफुल इंस्टीट्यूशन थे उस समय जो पावर में थे। मोनार्की थी, गवर्नमेंट थी, चर्च थी। लेकिन इन तीनों ने ही जो नियम बनाए, वो कैसे बनाए? वो उन लोगों के हित में बनाए जो अमीर थे, जो धनवान थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा था। और जो सोशल क्लास का लोग थे, जो सोशल क्लास, वर्किंग क्लास के लोग थे, वो क्या दिखे? वो हमेशा ही परेशान दिखे। वो कैसे दिखे? क्राई, चिल्लाते हुए दिखे। जो नए जन्मने वाले बच्चे हैं वो कैसे? डर के माहौल में दिखाई दिए। और वो जितने प्रकार के नियंत्रण थे, उन्होंने क्या देखा? कि दर्द की वजह, दुख की वजह, लोगों के परेशानियों की वजह कोई और नहीं है, बल्कि कौन है?
वही सोसाइटी है जिस सोसाइटी का निर्माण मनुष्य ने खुद ने किया, वही सोसाइटी है जिस सोसाइटी को मनुष्य ने अपने सुखों के लिए बनाया था, वेल ऑर्डर्ड वे में चलाने के लिए बनाया था। लेकिन आज उसके अंदर क्या हो गया, रिच और पुअर दो वर्ग बन गए, और रिच वर्ग है वो नियम बनाता है और जो गरीब लोग हैं उस नियम के कारण उनको शोषित होना पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई। अब देखो कितनी बढ़िया बात कही। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स एंड द हेल्पलेस सोल्जर साई रन्स इन द ब्लड डाउन पैलेस वॉल। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई। अब यूरोप के अंदर उस समय एक बैड हैबिट थी, एक प्रचलन था, और वो क्या था, इस तरीके से प्रचलन था उस समय। यूरोप आप सभी जानते हो, यूरोप अभी क्या है, ठंडा एरिया है, और लोग बाग क्या करते हैं, अपने घरों को गर्म करने के लिए पहले हर घर के अंदर क्या हुआ करती थी, एक चिमनी हुआ करती थी, और लोग उस चिमनी को जलाते थे ताकि हमारा घर गर्म रहे। अब क्या होता था, लगातार वो चिमनी जलने से कुछ दिनों बाद वो चिमनी जाम हो जाती थी, कार्बन उसके अंदर जम जाता था, है ना। अब क्या करते थे, इस कार्बन को साफ करने की एक व्यवस्था थी कि उस कार्बन को साफ करने के लिए एक बहुत बुरी प्रैक्टिस, एक बैड प्रैक्टिस थी कि छोटे बच्चे को ऊपर से डाला जाता था। तो जो लेबर क्लास या सर्विस क्लास का बच्चा था उस बच्चे को ऊपर से डाला जाता था, और वो बच्चा ऊपर से घसीटता हुआ नीचे आता था, और उसके साथ वो चिमनी साफ हो जाती थी, और बेचारा वो बच्चा दर्द से चिल्लाता था, डर से चिल्लाता था, और बड़ा एक बैड एक्सपीरियंस होता था। तो हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, एवरी ब्लैटिंग चर्च अपॉल्स। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, वो बोलता है देखो, जब ये बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ डाला जाता है और ये जोर से चिल्लाता है तो वह अपने आप में क्या होता है, बड़ा शॉकिंग होता है। किसके लिए, अपाल, अपाल यानी शॉकिंग। किसके लिए शॉकिंग होता है, चर्च के लिए। और चर्च की दीवार उस बच्चे की आवाज़ से ब्लैकनिंग यानी काली पड़ जाती है। अब देखो चर्च क्या था, चर्च हमारा एक वो इंस्टीट्यूशन है जिसको क्या करना चाहिए था, प्रोटेक्ट करना चाहिए था। हर व्यक्ति उसके सामने कम से कम धर्म के सभी लोग, उस धर्म के सभी लोग उसके लिए बराबर से होते थे, और उस धर्म के सभी लोगों के लिए क्या होता था, चर्च सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता था। कम से कम रिलीजियन को तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन चर्च भी उस बच्चे को शोषण से नहीं बचा पाया। और जब वो बच्चा उस चिमनी में से गुजरता हुआ चिल्लाता है तो ऐसा लगता है कि मानो चर्च की दीवारें भी काली पड़ चुकी है। दूसरा तंज उन्होंने कसा है किसके ऊपर, राजशाही के ऊपर, कि हैप्लेस सोल्जर है। हैप्लेस का मतलब क्या हो गया, एक अनफॉर्चुनेट सोल्जर है। ठीक है, एक अनफॉर्चुनेट सोल्जर है, और वो साई, साई यानी आह भरना, बेचारा दुख से करा रहा है, आह से करा रहा है, क्योंकि रन्स इन द ब्लड डाउन द पैलेस वॉल। पैलेस यानी महल, महल की दीवारों से, यानी महल में रहने वाले राजा ने एक आदेश दे दिया है, वो ऑर्डर क्या पास कर दिया है, टू ही हैज़ पास्ड ए सेंटेंस ऑफ डेथ टू द सोल्जर। सोल्जर को उसने क्या दे दिया है, मृत्यु दंड दे दिया है ना। सोल्जर से कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, और उसके पनिशमेंट के रूप में राजा ने उसको मृत्यु दंड दे गया है। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ही इज़ हैविंग नो अदर इंस्टीट्यूशन टू सेव हिम। राजा के खिलाफ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। राजा ने जो आदेश पास कर दिया वो तो मानना पड़ेगा, इसलिए ये भी बेचारा बड़ा दुखी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसको दुख किससे होता है, सबसे ज़्यादा इसको दुख होता है, बट मोस्ट थ्रू द मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर how the youthful harlot curse blasts the newborn infant's tear and blights with plague the marriage years। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा शौक कब लगता है, जब वो रात को गलियों में घूमता है, और रात को जब वो मिडनाइट में घूमता है तो उसको सुनाई देता है, मेरे को सुनाई देता है क्या, यूथफुल हार्लोट्स, जवान हार्लोट्स। हार्लोट्स का मतलब क्या हो गया, द प्रोस्टिट्यूट्स, है ना, वेश्याएं। वेश्याएं कर्स यानी अभिशाप देती हुई प्रतीत होती है। और अभिशाप क्यों दे रही है, क्योंकि इनके कोई नया बच्चा जन्मा। ठीक है, अब हार्लोट्स, वेश्याओं के बारे में हम सभी जानते हैं कि दे हैव टू मेड द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द पर्सन्स, पीपल। और कभी कभी ऐसा होता है वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं लोगों के साथ में, उससे कभी कभी उनके बच्चा भी जन्म जाता है। अब वो देखो, पहली बात तो ये है कि दे आर सोशली फोर्स टू अडॉप्ट दिस प्रोफेशन, दे आर नॉट विलिंगली टेकन दिस प्रोफेशन, है ना। उन्होंने जानबूझ के अपनी इच्छा से इस प्रोफेशन में नहीं आई है, बल्कि सोसाइटी ने उनको फोर्स किया है इस प्रकार के प्रोफेशन में आने के लिए। और उनका जो बच्चा अगर जन्म भी जाता है इस प्रोफेशन के कारण, तो दैट सन और दैट इन्फेंट इज नॉट एडोप्टेड बाय द सोसाइटी, है ना। सोसाइटी उसको एडोप्ट नहीं करती है, उसको इलीजिटिमेट माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है, और वह बच्चा एक क्या है, बास्टर्ड माना जाता है सोसाइटी के लिए। उसको बुरी नज़रों से या ओछी नज़रों से देखा जाता है, समाज में उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। तो वो बेचारी कर्स करती है, और कर्स किसको करती है, द ब्लाइट्स विथ प्लेग। ब्लाइट्स का मतलब उसके अभिशाप से डैमेज हो जाए, उसके अभिशाप से डैमेज हो जाए। क्या डैमेज हो जाए, उसके अभिशाप से, वो जो श्राप दे रही है ना, उसके अभिशाप से क्या डैमेज हो जाए, मैरिज। क्यों, क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं है, सोसाइटी नहीं, हार्लोट्स को, इन प्रोस्टिट्यूट्स को राइट्स नहीं दिए हैं कि वो क्या कर पाएँ, शादी कर पाएँ। इसलिए अगर किसी की शादी होती है ना, तो वो क्या, उनके अंदर से आह निकलती है, वो अभिशाप देती है, श्राप देती है। और वो श्राप क्या देती है कि ये शादी जो है ये किस में फट जाए, प्लेग। प्लेग यानी महामारी, वेनेरल डिजीज़, है ना, सेक्सुअल डिजीज़ इसके अंदर
घर कर जाए और क्या हो उसके कारण से ये जो शादी का जोड़ा आ जा रहा है ये भी दुखों के अंदर पड़ जाए। तो इस प्रकार से देखो, शादी तो क्या होती है एक्चुअली में दो लोगों का बंधन होता है, और शादी क्या होती है सोशली एक्सेप्टेबल है ना। लेकिन हार्लोट्स को ये परमिशन नहीं है, वश्याओं को ये परमिशन नहीं है उस लंदन सोसाइटी के अंदर कि वो जा करके शादी कर लें, है ना। दे आर नॉट परमिटेड बाय द सोसाइटी। तो इसलिए वो कर्ज कर रही है कि जो शादियां हो रही है, शादियों कैसे होती है, देखो मैरिज कैसे होती है, इस तरीके का मैरिज का एक कैरियज होता है, ठीक है, जिसमें गाड़ी में बैठ करके दूल्हा और दुल्हन अपने गंतव्य तक जाते हैं। लेकिन वो कर्ज कर रही है कि भैया इन पे कोई महामारी लग जाए, इन पे प्लेग लग जाए, और ये जो मैरिज कैरियर्स है ना, ये मैरिज हीयर्स में तब्दील हो जाए। और मैरिज हीयर्स क्या होता है, मैरिज हीयर्स होता है, हीयर्स इज ए व्हीकल, हीयर्स एक व्हीकल हो गया अपने आप में जो डेड बॉडी को कैरी करके ले जाता है ना। तो शादी किस में तब्दील हो जाए, शादी एक डेड बॉडी में तब्दील हो जाए। डेड बॉडी में कैसे तब्दील हो जाए कि इसमें जो वेडिंग करके जो दुल्हन आएगी, जो ब्राइड आएगी, और सेक्सुअल इंटरकोर्स जब उन दोनों के बीच में होगा तो वेनरल डिजीज उसके पास भी पास हो जाएगी, और जब ये वेनरल डिजीज पास हो जाएगी तो वो शादीशुदा जोड़ा जो है कुछ ही समय में डेथ हो जाएगी, उसकी मर जाएगी। तो वो ऐसा श्राप दे रही है, ठीक है, वो ऐसा श्राप देती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरे अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि शादी के बाद, अभी तक तो वो महिला स्वतंत्र थी, अपने इच्छा से वो काम कर रही थी, लेकिन शादी के बाद क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो सारे के सारे अधिकार किसके पास चले जाएंगे, उसके ब्राइड ग्रूम के पास चले जाएंगे, और वो महिला बिना अधिकारों के रह जाएगी, एंड शी विल बी एक्सप्लॉइटेड, और फिर उसका भी शोषण होगा। तो ऐसा अभिशाप देती हुई वो प्रतीत होती है। तो यही वो लंदन की बात थी जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, और यही वो लंदन का नज़ारा था जो विलियम ब्लैक आपको दिखाना चाहते थे। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पोएम आपके समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।